हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिची नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो हमारा यूनिट 6 चल रहा है। यूनिट 6 का पार्ट सी चल रहा है। पार्ट सी में हमने कल जो बात की थी वो हमने बात की थी जो आपका सक्षमता आधारित मॉडल था। ठीक है, सक्षमता आधारित असेसमेंट था, उसकी बात की थी। अध्यापक निर्मित आईसीटी संसाधनों का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो जो आईसीटी जो आपके संचार टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से हम अपने शिक्षण की प्रक्रिया को और बेटर बनाते हैं। ठीक है, तो उसके जो साधन हैं, ठीक है, उनका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, उनका असेसमेंट कैसे करते हैं, तो उसकी बात की थी। अगला आज हमको पढ़ना है अंतःक्रिया विश्लेषण। ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण ये आपके टॉपिक में अगला टॉपिक है सिलेबस में। अंतःक्रिया विश्लेषण जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस। ठीक है, इंटरेक्शन एनालिसिस। अंतःक्रिया का मतलब होता है, इसको कह सकते हैं परस्पर क्रिया। ठीक है, परस्पर क्रिया, अंतःक्रिया। ठीक है, या परस्पर क्रिया, इसमें आपस में किस तरीके की क्रियाएं हो रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है, लेकिन हमको जो यहाँ पे पढ़ना है वो केवल और केवल क्या पढ़ना है कि एक कक्षा के अंदर, ठीक है, एक कक्षा के अंदर जो टीचर की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो उसके व्यवहार होते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जो भी उसकी अंकन करते हैं और उसका बाद में एनालिसिस करते हैं, जो भी उसके व्यवहार होते हैं एक कक्षा के अंतर्गत। ठीक है, एक कक्षा में जब टीचर पढ़ाने आता है, ठीक है, उसके बाद से लेके, ठीक है, जब टीचर पढ़ाने आता है उस टाइम से लेके उसकी जो तैयारी होती है क्लास में आने तक की, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, क्लास के अंदर। इंटरेक्शन का मतलब है क्लास के अंदर। ठीक है, ये बच्चे स्टूडेंट है, तो आपस में जो टीचर का और स्टूडेंट्स का कैसा व्यवहार है, जो टीचर का व्यवहार है, ठीक है, टीचर का क्या बिहेवियर है छात्रों के प्रति, ठीक है, अध्यापक का क्या बिहेवियर है छात्रों के प्रति, वो किस तरीके से उनसे बातचीत करता है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ाता है, समझाता है। ठीक है, तो और छात्रों की क्या सोच है उनके टीचर के प्रति। ठीक है, तो इसके बारे में इंटरेक्शन, इसको कहते हैं परस्पर क्रिया। तो इसको यहाँ पर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका एक कोटेशन हम लिख देते हैं छोटी सी। ठीक है, तो ये देखिए, शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं की क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं की क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। तो ये जो एक वस्तुनिष्ठ तरीके से निरीक्षण किया जाता है, एक वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है इसको एक शोध प्रक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, एक शोध क्रिया भी बोलते हैं कि यहाँ पर हम अध्यापक के व्यवहार को देखते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो गुण क्या हैं एक टीचर के, और उसकी जो सामाजिक तरीके से बच्चों के साथ जो सांवेगिक विचार हैं उसके, वो किस तरीके से उनसे बात करता है, किस तरह अच्छे से अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है टीचर छात्रों को, और जो उसकी समझाने का स्तर है कि वो बच्चों को कितना अच्छे से समझा पा रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर टीचर के व्यवहार से रिलेटेड है ये चीज़ें। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछा जाए, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर शिक्षक के व्यवहार की बात हो रही है। ठीक है, बाकी अंतःक्रिया किसी और के बीच में भी हो सकती है, क्योंकि ये परस्पर क्रिया हो सकता है, शिक्षक एक छात्र के बीच में हो सकती है, किसी दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, लेकिन हमको जो यहाँ पर पढ़ना है टीचर और छात्र के बीच में पढ़नी है, और यहाँ पर शिक्षक के व्यवहार को पढ़ना है। ठीक है, शिक्षक के व्यवहारों या क्रियाओं की क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं कि क्लास के अंदर टीचर किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से समझाता है, किस तरीके से अपने बच्चों से बात करता है छात्रों से, और क्या उसके सांवेगिक वो हैं। ऐसा नहीं है बच्चों को बहुत डरा के पढ़ा रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। ठीक है, मतलब एक प्यार से समझाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसको एक व्यवस्थित तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से निरीक्षण किया जाता है और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है। इसको हम शोध क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, शोध क्रिया भी कहते हैं।
आगे इसमें जो इन्होंने कहा कि इसके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यही होते हैं कि शिक्षक के स्वभाव का अध्ययन, शिक्षक की विशेषताओं का अध्ययन, उसका छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा है इसका अध्ययन करते हैं, उसके सांवेगिक विचार कैसे हैं, छात्रों को वो कितने अच्छे से समझा पा रहा है, अंतःक्रिया विश्लेषण के यही उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो स्पेशल तौर पे आपको सिलेबस में दिया हुआ है फ्लेंडर की अंतःक्रिया पढ़ना है। ठीक है, जो फ्लेंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण जो दिया था, ठीक है, इसके बाद जो फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है ये इन्होंने 1959 में दी थी। इनका जो ये अंतःक्रिया विश्लेषण है, फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, ये कैसा शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक व्यवहार पर आधारित है, यानी वर्बल बिहेवियर। ठीक है, वर्बल बिहेवियर पर आधारित है। इन्होंने कहा कि जो टीचर के व्यवहार की इन्होंने बात की वो मुंह से बोलने की, यानी शब्दों के बोलने की प्रणाली को इन्होंने व्यवहार की बात की। इन्होंने कहा कि टीचर जो पढ़ाता है क्लास में एंट्री मारने के बाद, ठीक है, टीचर जब कक्षा में आता है इसके बाद जो उसके शाब्दिक व्यवहार होते हैं, ठीक है, तो एक बात का याद रखना कि क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है कि जो फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है, ठीक है, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है वो कैसी है, शाब्दिक है कि अशाब्दिक है। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी प्रणाली विकसित की वो शाब्दिक की, ठीक है, इनकी अशाब्दिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, इन्होंने केवल शाब्दिक बात की, वर्बल बिहेवियर की बात की, अशाब्दिक की इन्होंने बात नहीं की। ठीक है, नॉन वर्बल की इन्होंने बात नहीं की। ठीक है, इसी का विरोध करते हुए, इसी को आगे और अच्छे से विकसित करते हुए आगे आप जो पढ़ेंगे गोलावे का अंतःक्रिया विश्लेषण, उन्होंने अशाब्दिक की भी बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अशाब्दिक को नहीं पढ़ना है कि टीचर किस तरीके से मुंह से बोलकर बच्चे को समझाता है, कैसे उसको उसकी पाठ्य सामग्री के बारे में बताता है, क्या उसको निर्देश देता है, क्या भाषण देता है, लेक्चर के माध्यम से बोलकर किस तरीके से बच्चे को समझाता है, तो इन्होंने यहाँ पर फ्लेंडर्स ने उसकी बात की है। ठीक है, तो इन्होंने 1959 में शाब्दिक बिहेवियर पर आधारित, ठीक है, शाब्दिक व्यवहार पर आधारित अपनी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकसित किया फ्लेंडर्स ने। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसमें जो शिक्षक होता है, ठीक है, उसके व्यवहार का हम निरंतर, ठीक है, उसके व्यवहार का हम निरंतर क्या करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, बाद में उसके व्यवहार को हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। एक प्रणाली की एक सारणी के माध्यम से इस तरीके से आगे एक मैट्रिक्स बनाई जाती है। ठीक है, उसके व्यवहार में पूछेंगे कैसा रहा, उन्होंने कहा टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो उसको अंकों में फिर हम उसको एक फॉर्मेट बना के बताते हैं, अंकों में उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी जो पढ़ाने का उसका तरीका है, जो टीचर के व्यवहार को अध्ययन करते हैं, उसको अंकों में हम बाद में परिणामों के रूप में बताते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और आया था कि इन्होंने बताया था कि जो फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षक के व्यवहार का, छात्र के व्यवहार का और शिशु के व्यवहार का। तो आप इसमें याद रखना कि इसमें जो अध्ययन किया जाता है शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्पेशली ये शिक्षक के व्यवहार की बात करता है कि वो किस तरीके से क्लास में आके छात्रों से तालमेल बना रहा है, किस तरीके से बच्चों को समझा रहा है। ठीक है, ठीक है, स्पेशली जो फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण की 10 श्रेणियां बताई हुई हैं, ठीक है, 10 स्टेप है, लेकिन इन्होंने पहले इसको 3 भागों में बांटा है। क्या 3 भागों में, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से फ्लेंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण का एनालिसिस किया गया है। ठीक है, अंतःक्रिया प्रणाली का विश्लेषण किया गया, एनालिसिस किया गया, लेकिन इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो शिक्षण के लिए जरूरी होता है वो एक शिक्षक का व्यवहार जरूरी होता है और एक अच्छे शिक्षण के गुण होना जरूरी होता है। कैसे, यदि शिक्षक सही नहीं होगा, शिक्षक का व्यवहार सही नहीं होगा और शिक्षक में वो गुण ही नहीं होंगे टीचर के, तो अपने स्टूडेंट को वो क्या पढ़ाएगा। ठीक है, तो जो छात्र होते हैं वो शिक्षक से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन किया जाना जरूरी है और शिक्षक के व्यवहार का हमको मापन करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका मूल्यांकन करना चाहिए और उसके व्यवहार का अंकन भी करना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण की प्रक्रिया में इन्होंने कहा कि कक्षा के माहौल को भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, कक्षा के माहौल को इतना अच्छा छात्रों के अनुकूल बनाए जिससे वो
पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से पढ़ सकें। यदि कक्षा का माहौल सही नहीं होगा, वहाँ शोर शराबा होगा, बाहर से कोई नॉइज़ आ रही होगी, तो बच्चे क्या होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। और छात्र का और अध्यापक का एक जो स्तर होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और टीचर के अंदर बच्चों को समझाने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी इसकी अवधारणाएं हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसके जो इन्होंने विभक्त किया है उसकी श्रेणियां रखी हुई है, 3 भागों में इसको बांटा है। एक हम डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, जो इस तरीके से इन्होंने इसकी मुख्य 3 श्रेणियां बताई हैं। इन्होंने कहा पहला होता है शिक्षक कथन, दूसरा होता है छात्र कथन और तीसरा होता है मौन विभ्रांति। ठीक है। तो इन्होंने फिर शिक्षक कथन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहले हम बात करते हैं कि शिक्षक कथन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जब कक्षा जो शिक्षण करते समय, ठीक है, शिक्षण करते समय कक्षा शिक्षण में जो शिक्षक जो भी क्रियाएं करता है, जो भी बातचीत करता है, जो बच्चों के साथ बोलता है, जो बच्चों को बताता है, वो सारी चीज़ें कक्षा शिक्षण में के अंतर्गत। ठीक है। एक कक्षा में जाकर जो टीचर छात्रों को जो कुछ भी बातचीत करता है, पाठ्य वस्तु से लेके जो कुछ भी बात करता है, पढ़ाता है, सिखाता है, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, शिक्षक कथन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। इसके बाद छात्र कथन में क्या आएगा, छात्र कथन में जो चीज़ें जब छात्र बोलता है, जो अपने अध्यापक से प्रश्न पूछना या सारी चीज़ें पूछना, तो ये छात्र कथन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। इसमें लेकिन एक बात का याद रखना है, केवल वर्बल बिहेवियर की बात की गई है, शाब्दिक बिहेवियर की बात की गई है, जो बातें वो बताता है, बोलता है, समझाता है। ठीक है। बाकी यहाँ पर और किसी चीज़ की अशाब्दिक चीज़ों की बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो शिक्षक कथन के अंतर्गत पहला इन्होंने कहा कि पहला आता है प्रत्यक्ष वर्ग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो अधिक सक्रिय होता है। क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, और छात्र जो है कम सक्रिय होता है। प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत आता है कि जो अध्यापक होता है वो प्रत्यक्ष आपके सामने जो आपकी पाठ्य वस्तु है उससे रिलेटेड भाषण देता है। मतलब प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत आपकी ये 3 चीज़ें आ जाएंगी, भाषण देना, निर्देश देना और आलोचनात्मक या अधिकार प्रदर्शन। तो भाषण देना क्या हो जाएगा कि आपकी पाठ्य वस्तु से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक समझाता है, कोई भाषण देता है, लेक्चर देता है, या तथ्य अपने विचार आपके सामने वो पेश करता है। ठीक है। वर्बल, मुंह के द्वारा, शाब्दिक शब्दों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद निर्देश देना। निर्देश देना के अंतर्गत आपको कोई भी निर्देश दे सकता है, आपको ये काम करके लाना है, आपको ये करना है, पाठ्य वस्तु से रिलेटेड निर्देश दे सकता है, आपको समझा सकता है कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है, कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, क्या आगे आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आलोचना या अधिकार प्रदर्शन का मतलब है कि आलोचना से मतलब कि यदि आपका कोई गलत व्यवहार है, ठीक है, आप क्लास में कोई गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपको समझाएगा, आपके बिहेवियर को ठीक करेगा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और एक अधिकार के तौर पर आपको आदेश देगा कि ये चीज़ें गलत हैं, आपके व्यवहार को सही करने के लिए, आपके ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारने के लिए। मान लीजिए आपने क्लास में किसी स्टूडेंट्स को कुछ बोल दिया, ठीक है, तो वो आपको अधिकार के रूप में आपको डांट सकता है, आपको बोल सकता है कि आगे से आप इस बच्चे से लड़ाई नहीं करेंगे। यदि आप होमवर्क करके नहीं आए हैं तो आपको आदेश दे सकता है कि कल से आप अपना होमवर्क करके आएंगे। ऐसा ये सारी चीज़ें वर्बल बिहेवियर के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। तो प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ गई कि जब जो टीचर है स्वयं प्रत्यक्ष आपके सामने सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है। इसके बाद अप्रत्यक्ष वर्ग में क्या आ जाएगा, ठीक है, और ये टीचर के अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत दूसरा रखा गया है। शिक्षक कथन को 2 भागों में बांटा गया है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत क्या आएगा, अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाएगा। ठीक है। तो प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत सीधा सीधा आ जाएगा कि आपको टीचर ने ये शब्द बोले, ये चीज़ सिखाई, पाठ्य वस्तु पढ़ाई। ठीक है। लेकिन अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि पहले विचार स्वीकृति। ठीक है। यहाँ पर जो टीचर होता है, छात्रों के जो विचार होते हैं, ठीक है, मान लीजिए क्लास में छात्र आपस में कोई विचार रख रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं, तो सही होने पर उनकी बात को स्वीकारता भी है और गलत होने पर उनकी बात को नकारता भी है। ठीक है। इसके बाद प्रशंसा या प्रोत्साहन, तो ये सारी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप में आ जाती हैं। ठीक है। जो टीचर होता है, ये चीज़ें, ये जो क्रियाएं होती हैं अप्रत्यक्ष रूप में आएंगी। ठीक है। प्रत्यक्ष में नहीं आएंगी।
प्रशंसा या प्रोत्साहन, छात्र को हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड कोई छात्र क्रियाएं करते हैं या कोई बात रखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, या गलत करते हैं तो उनको बता देते हैं कि यहाँ आपकी गलती रही है। ठीक है, तो छात्रों के जो विचार होते हैं, उनकी जो संवेदनाएं होती हैं, जो उनके भाव होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इसके बाद छात्रों के विचारों का उपयोग। ठीक है, उपयोग का मतलब है कि जो छात्र ने जो बातें रखी आपके सामने, आप क्लास में पढ़ा रही हैं, बहुत से छात्र प्रश्न पूछने लगते हैं, बोलने लगते हैं ये कैसा है मैम, ये कैसा है, या कुछ अलग से, बहुत से बच्चे होते हैं कि उनमें अलग अलग नए तरीके के विचार आते हैं। तो छात्र कोई बात रखते हैं कि टीचर से, तो सही होने पर उसकी बात को वो प्रोत्साहित करता है, उसके बात को सही बोलता है, और गलत होने पर उसकी बाकी बात को नकारता है कि ये आपका गलत है, उसकी बात का उपयोग भी करता है। ठीक है, सही दिशा में उसकी बात को ले जाता है कि आपकी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि ये सारी क्रियाएं कक्षा के अंतर की हैं। ठीक है, कक्षा के अंदर की हैं, जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान की हैं ये सारी क्रियाएं। ठीक है, तो शिक्षक कथन के अंतर्गत क्या आ जाएगा। ठीक है, जो कक्षा के अंदर एक शिक्षक जो शाब्दिक क्रियाएं करता है, अनुक्रियाएं करता है, वो सारी उसकी बोलना, उसका जो भी क्रियाएं हैं वो सारी शिक्षक कथन के अंतर्गत आ जाएंगी, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है छात्र कथन। छात्र कथन में एक कक्षा के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण क्रिया के दौरान जब एक छात्र जो शाब्दिक व्यवहार करता है, जो शाब्दिक बातें बोलता है या कोई व्यवहार करता है या क्रियाएं अनुक्रियाएं जो भी करता है, वो क्या आ जाएंगी, छात्र कथन के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो छात्र कथन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला छात्र कथन अनुक्रिया और दूसरा छात्र कथन शोधक्रम। ठीक है, छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र, ठीक है, तो इसके अंतर्गत छात्र कथन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, पहला छात्र कथन अनुक्रिया, दूसरा छात्र कथन शोधक्रम। ठीक है, तो छात्र कथन अनुक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर छात्र से जो टीचर होता है वो प्रश्न पूछता है या कोई निर्देश देता है तो उसके बारे में पूछता है, मतलब यहाँ पर छात्र से टीचर के द्वारा पूछा जाता है तब वो रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, छात्र कथन अनुक्रिया। लेकिन दूसरा क्या है, छात्र कथन शोधक्रम। यहाँ पर जो बच्चा है, जो छात्र है, वो स्वयं से बात की शुरुआत करता है, टीचर से कुछ पूछता है, उसके मन में कोई विचार आता है तो उससे डिस्कशन करता है, या उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो टीचर को बोलता है कि आप हमको ये चीज़ समझा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, छात्र कथन अनुक्रिया। यहाँ पर जब जो टीचर होता है वो बच्चे से प्रश्न पूछता है या जो भी कुछ बोलता है तब जो बच्चा होता है उनका आंसर देता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की शुरुआत होती है वो छात्र स्वयं से करता है, अपने तौर पे करता है कि क्या चीज़ें उसको समझ में नहीं आई हैं या कोई विचार उनके होते हैं तो वो रखता है छात्र टीचर के सामने, जो उसके खुद के स्वयं के विचार होते हैं तो वो रखता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें क्या हो जाएगा, छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र कथन शोधक्रम। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो स्वयं से प्रश्न पूछता है और यहाँ पर टीचर के प्रश्नों का उत्तर देता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है मौन या विभ्रांति। ठीक है, तो मौन या विभ्रांति का यहाँ पर होता है कि कभी कभी कक्षा में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि स्टूडेंट सारे बोलते हैं और टीचर भी बोलता है, तो क्या हो जाता है कि एकदम से कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वहाँ पर जो क्लास कैसी हो जाती है, फिर मौन करना पड़ता है, एकदम से साइलेंस हो जाती है कक्षा। ठीक है, तो साइलेंस के लिए जब आपस में बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है क्लास में, टीचर भी बोलता है, छात्र भी बोलता है और अपने अपनी बातों को रखते हैं वर्बल बिहेवियर के माध्यम से, बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, तो फिर क्या होता है कि अंत में जो कंडीशन बनती है वो कैसी बनती है, साइलेंस की बनती है। ठीक है, जिसको कहते हैं मौन। ठीक है, जब सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को क्या समझ में आएगा, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है, तो फिर एकदम से बाद में कक्षा क्या हो जाती है, मौन या शांत हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके आपके फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण था। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी हैं, इसके देखिए हम आपको थोड़ा सा बोल के बता देते हैं कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगली इसमें जो आपका करना है कि अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स की रचना है जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें जो जोड़ दिया जाता है वो टीचर के व्यवहार के निरीक्षण को
हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, व्यवहार को ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनकी क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं और उनके जो व्यवहार का अंकन करते हैं। तो मैट्रिक्स में जब एक फॉर्मेट बनाते हैं, एक प्रणाली टाइप की बनाते हैं, तो उसमें उनकी क्रियाओं का, उसके व्यवहार को हम अंकन के रूप में, ठीक है, कोडिंग के रूप में हम उनको बताते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर स्पेशली इन्होंने यही बात की है कि शिक्षक के व्यवहार से छात्र प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इन्होंने शिक्षक के व्यवहार की बात की है कि शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षक के व्यवहार को ही हम अंकन करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जैसे किस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमने किसी भी कक्षा में शिक्षक के व्यवहार का क्रमबद्ध तरीके से निरीक्षण किया। ठीक है, फिर एक हमने मैट्रिक्स बनाई या तालिका बनाई। ठीक है, तालिका बनाई, उसमें कुछ क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख दिए, फिर हमें उनके आंसर को अंकन के रूप में, अंकों के रूप में बताना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी कक्षा का ऑब्जर्वेशन किया, शिक्षक के व्यवहार का हमने निरीक्षण किया एक क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से कैसे कि कक्षा में शिक्षक आया, उसने पहले क्या लेक्चर पढ़ाया, फिर क्या निर्देश दिया, फिर बच्चों की बातें कैसे सुनी, फिर आगे क्या किया, क्रमबद्ध तरीके से। जैसे हमने आपको बताया कि पहले शिक्षक आता है, आपको भाषण देता है, निर्देश देता है, फिर आपके व्यवहारों को सकारात्मक या नकारात्मक उससे करता है, फिर आप जो बोल रहे हैं वो आपके विचारों की स्वीकृति भी करता है, सही होते हैं तो स्वीकारता है, आगे यदि नहीं सही होते हैं तो उनमें बता देता है कि ये आपकी चीज़ें गलत है। ठीक है, इसके बाद प्रशंसा, प्रोत्साहन भी करता है, छात्रों के विचारों का उपयोग भी करता है कि जो छात्रों के विचार हैं वो सही है तो उनका अब आगे और उपयोग करता है। इसके बाद छात्रों से क्या करता है, प्रश्न भी करता है। ठीक है, तो छात्र उनके प्रश्नों का जवाब भी देते हैं। तो ये सारे अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत आ जाएंगे, विचार, प्रशंसा, छात्रों के विचारों का उपयोग और प्रश्न करना। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ये जो आपके छात्र कथन है, इनके दो ही भाग हैं, छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र कथन स्वरूपक्रम। ठीक है, इसके बाद अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत ये 4 हैं और प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत ये 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम शिक्षक की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो हम एक तालिका के रूप में उनको लिख देते हैं। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ जाएंगे कि कक्षा में जो शिक्षक का व्यवहार था वो कैसा था, कक्षा में जो शिक्षक ने पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया। ठीक है, उसने कैसे बच्चों को प्रोत्साहन किया, बच्चों की जो समझाने का स्तर था शिक्षक का वो कैसा था, बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यहाँ पर हमने वो लिख दिए और उनको एक अंकों के रूप में। ठीक है, किसी ने बोला कि बच्चे जो शिक्षक का व्यवहार था, पढ़ाने का जो तरीका था कैसा था, तो हमने उसके लिए 2 लिख दिया। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि जो टीचर था उसका बच्चों को प्रोत्साहन देने का वो कैसा था, बच्चों को वो प्रोत्साहन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हमने उसके लिए 3 लिख दिया। तो इस तरीके से अंकों में डिस्क्राइब कर देते हैं, जिसको कहते हैं अंतःक्रिया मैट्रिक्स की रचना। ठीक है, एक तालिका के रूप में बनाते हैं जिसमें यही सारे क्वेश्चन होते हैं कि शिक्षक कितना प्रोत्साहन छात्रों को दे रहा है। ठीक है, कक्षा शिक्षण समग्र रूप से कैसा है, किस तरीके से उसकी शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है, जो छात्र हैं वो शिक्षक के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी नज़रों में शिक्षक कैसा है, अच्छा है, वो अच्छा पढ़ा पा रहा है, बच्चों को समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चनों का जो आंसर होता है वो अंकों में होता है। ठीक है, तो इसकी इन्होंने अंतःक्रिया विश्लेषण जो फ्लैंडर्स का था ये था, इसको शाब्दिक बिहेवियर बोलते हैं, यानी शाब्दिक व्यवहार बोलते हैं, वर्बल बिहेवियर। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से है। तो अंतिम जो इसमें होता है वो यही होगा साइलेंस। ठीक है, इन्होंने इसकी 10 श्रेणियां बताई हैं और मुख्य ये 3 बताई हैं। अंतिम में जो यदि कभी पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा गया, जो अंतिम स्टेप है, जो अंतिम श्रेणी है, वो फ्लैंडर्स अंतःक्रिया की कौन सी है। जैसे पूछा गया है कौन सी फ्लैंडर्स की इंट्रैक्शन की अंतिम श्रेणी है, तो अंतिम श्रेणी क्या है, साइलेंस, मौन या विभ्रांति। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था कि कक्षागत शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार संबंधी अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किसने किया। ये क्वेश्चन गलत है, शाब्दिक ही होगा, अशाब्दिक नहीं किया इन्होंने। ठीक है, तो कक्षागत शाब्दिक व्यवहार संबंधी अंतःक्रिया विश्लेषण का विकास किसने किया, तो वो किया था आपका फ्लैंडर्स ने। ठीक है, इन्होंने केवल शाब्दिक का किया है, अशाब्दिक का नहीं किया है। ठीक है, अशाब्दिक का आगे आप पढ़ेंगे गोलावे का। ठीक है, एक और क्वेश्चन से इसमें दिया हुआ है फ्लैंडर्स के इंट्रैक्शन एनालिसिस का
प्रयोग करते समय किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन आपके हैं कक्षा का माहौल, अगला है आपका शिक्षक का व्यवहार, शिशु का व्यवहार, कक्षा में अंतःक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको स्पेशली याद रखना कि अंतःक्रिया, फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में इन्होंने शिक्षक के व्यवहार पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने शिक्षक के व्यवहार की ही बात की है कि शिक्षक का व्यवहार अगर अच्छा होगा तो छात्र को वो प्रभावित करेगा। ठीक है, और छात्र जो शिक्षक के व्यवहार का ही यहाँ पर हम निरीक्षण करते हैं, अंकन करते हैं, मापन करते हैं और वस्तुनिष्ठ तरीके से उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इसमें फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में कितनी श्रेणियां हैं, तो वो मुख्य रूप से कितनी है, 10 हैं। ठीक है, 10वीं कौन सी है? 10वीं आपकी ये है, इनकी हम काउंटिंग बता देते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप बता देते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है, क्योंकि एक आध बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कक्षा में जब जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चों को निर्देश दे रहा है तो वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा या कौन से नंबर पे आएगा या कौन से वर्ग के अंतर्गत नोट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, शिक्षक कथन। तो शिक्षक कथन के अंतर्गत ये 3 इन्होंने श्रेणियां बताई हैं, लेकिन इनको 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 3 ये मुख्य हैं। शिक्षक कथन के अंतर्गत पहला आ जाएगा भाषण देना, दूसरा निर्देश देना। भाषण में आपको बता चुके हैं कि जो टीचर होगा वो अपने पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपको लेक्चर देगा, जो भी आपको बताएगा पाठ्य वस्तु के बारे में। निर्देश देना, जो भी आपके लिए उपयोगी इंस्ट्रक्शन होंगे, जो निर्देश होंगे वो आपको बताएगा। तीसरा आलोचना या अधिकार प्रदर्शन, जो आपके कोई गलत व्यवहार होंगे, गलत व्यवहार से मतलब कुछ अनुक्रियाएं गलत होंगी, आपके व्यवहार में सुधार लाने के लिए वो आपको बताएगा, अधिकार प्रदर्शन करेगा। तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद विचार स्वीकृति, अप्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये चौथा होगा कि जो बच्चों के विचार हैं उनको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाएगा। प्रशंसा या प्रोत्साहन, ये 5वां कि जो बच्चे विचार अपने रख रहे हैं अगर अच्छे हैं तो उनको वो और प्रशंसा करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन करता है, उनको शाबाशी देता है। ठीक है, इसके बाद 6वां छात्रों के विचारों का उपयोग, और जो उनके अच्छे विचार हैं उनको क्या करता है, उपयोग करता है और उनको अच्छे से बताता है कि ये आपकी बात सही है, आगे आप इनको ऐसा ही करिए और इनको अपने रीडिंग में, अपनी टीचिंग में अप्लाई कीजिए। ठीक है, 7वां हो जाएगा प्रश्न करना। इसके बाद जो भी पाठ्य वस्तु टीचर ने बच्चे को पढ़ाई उससे रिलेटेड वो क्या करता है, प्रश्न पूछता है बच्चों से। इसके बाद 7वां क्या आ जाएगा, 7वां प्रश्न करना। 8वां आपकी छात्र कथन अनुक्रिया, जो भी छात्र से प्रश्न पूछे हैं, यहाँ पर पूछे 7वें स्टेप में प्रश्न पूछे टीचर ने, और 8 में क्या आ जाएगा कि जो छात्र होता है वो उन प्रश्नों का जवाब देता है। और 9वें स्टेप में क्या आ जाएगा कि छात्र कथन सोपक्रम का मतलब है कि जो बच्चा अपनी तरफ से जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आई या जो चीज़ें उनके मन में विचार उठ रहे हैं, आपने तो पढ़ा दिया, अब हमारे मन में विचार उठ रहे हैं कि ये कैसा है, ये चीज़ ऐसी कैसे थी, आप इसको बताइए। तो इसमें बात की शुरुआत कौन करता है, छात्र करता है। ठीक है, तो ये 9वां हो जाएगा। और 10वां क्या हो जाता है आपका, मौन विभ्रांति यानी साइलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्या हो जाता है तो सबसे पहले आपका हो जाएगा टीचर टॉक, दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट टॉक और तीसरा हो जाएगा साइलेंस। इसके हिसाब से ये स्टेप चलते हैं। पहला शिक्षक कथन में आपके ये 3 आ जाते हैं प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत, दूसरा प्रत्यक्ष वर्ग के अंतर्गत आपके ये 4 आ जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद 2 इसमें आ जाते हैं छात्र कथन के अंतर्गत, छात्र कथन अनुक्रिया और छात्र कथन सोपक्रम। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा मौन विभ्रांति। जब कभी भी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, टीचर भी बोल रहा है, स्टूडेंट भी बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक कक्षा कैसी हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, तो फिर बाद में क्लास कैसी हो जाती है, एक कंडीशन कैसी बनती है, साइलेंस की। ठीक है, तो ये सारे स्टेप थे। इनसे कभी क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है कि फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण में जो मौन विभ्रांति है उसको कौन सी वर्ग में नोट किया गया है, तो 10 में। ठीक है, बाकी आपका फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण था। इसमें याद यही रखना है कि ये वर्बल बिहेवियर पर आधारित है और इन्होंने 1959 में इसको एनालिसिस किया था, या इन्होंने 1959 में इसका विकसित किया था। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे गोलार्ध का अंतःक्रिया विश्लेषण।